जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1961 से लेकर के 1963 तक ही था। वो काफी यंग थे और उनकी थिंकिंग काफी मॉडर्न थी और वे टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के बारे में सोचा करते थे। उन्होंने जनता को देश के लिए बलिदान का संदेश दिया था। युद्ध से बचने वाले लेकिन कमजोर नहीं थे। वे शांति चाहते थे लेकिन अमेरिका की ताकत भी बनाए रखना जानते थे। 1950 से 1960 के दशक में CIA ने अमेरिकी माफिया से हाथ मिला लिया। तो वजह यह था कि क्यूबा के जो राष्ट्रपति है फिडेल कास्ट्रो को मारना है और वहां की सत्ता हटाना है, क्योंकि क्यूबा में कम्युनिज्म फैल रहा था। लेकिन जो वहां के जो माफिया थे वो कुछ और ही चाहते थे। वो ये चाहते थे कि क्यूबा में जुआ, ड्रग्स, क्लब, पैसा फिर से इसी तरीके का कामकाज फिर से स्टार्ट हो जाए। CIA और माफिया दोनों का कॉमन दुश्मन कास्ट्रो था, फिडेल कास्ट्रो। जॉन एफ कैनेडी ने माफिया को भी दुश्मन बना लिया था। जॉन एफ कैनेडी के जो भाई थे रॉबर्ट कैनेडी अटॉर्नी जनरल बनते हैं अमेरिका का, कि माफियाओं पर हजारों केस करते हैं और बहुतों को जेल भेजते हैं और उनका पूरा का पूरा बिजनेस तबाह कर देते हैं। और जॉन एफ कैनेडी जो रहते हैं उनका चांद पर जाने का भी सपना था। तो उन्होंने कहा था कि इस दशक के अंत होने से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे। यही सोच आगे चलकर अपोलो मिशन बनता है। लेकिन किसी वजह से जॉन एफ कैनेडी को मार दिया जाता है। और उन्हें क्यों मार दिया जाता है, आइए हम यही जानने की कोशिश करते हैं। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी में बैक जाना पड़ेगा। जॉन एफ कैनेडी बे ऑफ पिग्स हमला फेल हो जाने पर CIA से बहुत ही ज्यादा नाराज चल रहे थे। यह हमला क्यूबा के इतिहास की सबसे बड़े राजनीतिक सैन्य घटनाओं में से एक माना जाता है और इसी ने आगे चलकर क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को जन्म दिया था। 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने तानाशाह बतिस्टा को हटा करके क्यूबा की सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। कास्ट्रो ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति नेशनलाइज कर लिया था। क्यूबा को कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया। इससे अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका के CIA एजेंसी ने एक योजना बनाया कि फिडेल कास्ट्रो की जो सरकार है उसको गिराना है और क्यूबा में अमेरिका समर्थन सरकार लाना है। यहाँ पर अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं दिखना चाहता था। तो अप्रैल 1961 को अमेरिका ने 1400 क्यूबा के ही मिलिटेंट आतंकवादी ग्रुप को CIA ट्रेनिंग और हथियार दे करके ये कहता है कि तुम जाओ और क्यूबा में जाकर के युद्ध करो और फिडेल कास्ट्रो की सत्ता को समाप्त करो। यह हमला नाकाम हो जाता है क्योंकि क्यूबा की जो सेना और जनता कास्ट्रो के साथ खड़ी रहती है। CIA ने क्यूबा में विद्रोह की उम्मीद गलत समझ लिया। अमेरिका हवाई हमले आखिरी समय पर रोकना पड़ा, नहीं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। CIA ने चोरी छुपे हमला किया था लेकिन यह हमला सार्वजनिक हो गया। 3 दिन में हमला पूरी तरह समाप्त हो गया था। परिणाम यह हुआ कि लगभग 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए, 1200 से अधिक पकड़े गए। बाद में अमेरिका ने दवाई और खाने के बदले कैदियों को छुड़ाया। इसमें क्यूबा गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि कैदी को छोड़ने के बदले अमेरिका से क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी वो पैसा मांगते थे और अमेरिका को मजबूरी में देना पड़ता था। नहीं तो अमेरिका की पोल खुल जाती कि यह जो सैनिक है वो अमेरिका के नहीं है, वह क्यूबा के ही है जिन्हें अमेरिकी CIA एजेंसी के द्वारा ट्रेन करके क्यूबा में भेजा गया था फिडेल कास्ट्रो की सरकार को गिराने के लिए। सब छीछा लीडर हो जाता है। कास्ट्रो की जो सत्ता है वो और भी मजबूत हो जाती है और क्यूबा पूरी तरह सोवियत संघ के करीब चला गया। क्यूबा ने खुल करके खुद को कम्युनिस्ट घोषित कर दिया। अमेरिका को तो समझो मिर्ची सा लग गया था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। CIA की रणनीति क्यूबा में काम नहीं आए। अमेरिका की नैतिक और वैश्विक छवि को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। उसके बाद बे ऑफ पिग्स की हमला से फिडेल कास्ट्रो को अमेरिका से डर लगने लगा। तो फिडेल कास्ट्रो क्या करता है, सोवियत संघ से जाकर के मिल जाता है। सोवियत संघ जो है क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर देता है जिससे 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हो जाता है। और बे ऑफ पिग्स हमला ने यह साबित किया कि चोरी छिपे युद्ध भी अगर गलत योजना से किया जाए तो वह इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी बन सकती है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार चल रहा था। उसी टाइम पे 1959 में फिडेल कास्ट्रो क्यूबा की सत्ता में आते हैं और क्यूबा जो है वो सोवियत संघ से दोस्ती कर लेता है, जिससे अमेरिका को यह डर था कि क्यूबा में कम्युनिज्म फैल रहा है। तो अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी विमान U-2 ने यह पता लगाया कि सोवियत संघ क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रहा है। यह मिसाइलें अमेरिका के बिग सिटी जैसे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क कुछ मिनटों में पहुंच सकती है। तो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि क्यूबा के जो नौसैनिक थे यानी कि नेवल ब्लॉकेज कर दिया, मतलब समुद्र में ब्लॉक कर दिया। जॉन एफ कैनेडी ने यह कहा कि सोवियत संघ की कोई भी जहाज मिसाइल लेकर के क्यूबा में नहीं जाएगा। तो पूरी दुनिया को यह लगा कि अब परमाणु युद्ध तो होकर के रहेगा। 16 से 18 अक्टूबर 1962 तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं अलर्ट पर रखी थी कि कोई भी एक छोटी सी गलती करता तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता था। आखिरकार गुप्त समझौता हुआ और यही बात अमेरिका के स्पाई एजेंसी CIA को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटा ली थी और अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और चुपचाप तुर्की से अमेरिका ने भी अपनी मिसाइलें हटा लिया। लेकिन
फिदेल कास्ट्रो जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे वो ये चाहते थे कि अमेरिका पर हमला हो, लेकिन सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने युद्ध से पीछे हटना बेहतर समझा, क्योंकि क्यूबा को बातचीत में सीधा शामिल नहीं किया गया। यह इतिहास का सबसे खतरनाक परमाणु संकट माना जाता है। इसके बाद अमेरिका सोवियत के बीच हॉटलाइन सीधा फोन पर बातचीत करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने बातचीत करके युद्ध टालना उचित समझा। अमेरिकन ब्लैक लोगों के अधिकारों के पक्ष में हमेशा जॉन एफ कैनेडी खड़े रहते थे, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए कानून लाने की कोशिश कर रहे थे। यही सारी बातें अमेरिकन गवर्नमेंट में कार्यरत कुछ एजेंट को नहीं पसंद आया था, जो जॉन एफ कैनेडी करना चाहते थे। बेसिकली जॉन एफ कैनेडी से सीआईए को प्रॉब्लम था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी सीआईए से बहुत ही ज्यादा नाराज, और सीआईए जो कहता था वो जॉन एफ कैनेडी नहीं करते थे। कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उनके साथ लियोन्डन बी जॉनसन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। कैनेडी का जो कार्यकाल था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के चरम सीमा के दौर में रहा, और उनकी विदेशी नीति का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ तथा साम्यवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित था। 1963 में कैनेडी ने टेक्सास की डेमोक्रेसी पार्टी के भीतर मौजूद मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से टेक्सास की यात्रा करने का निर्णय किया। ये मतभेद उदारवादी अमेरिकी सीनेटरी राफेल यार्ड रफ और रूढ़िवादी गवर्नर जनरल जॉन कनली के बीच था। इस यात्रा पर पहली बार जून 1963 में टेक्सास के एल पासो में हुई एक बैठक के दौरान जॉन एफ कैनेडी, जॉनसन और कनोली के बीच सहमति बनी थी। मोटरकेट यानी कि राष्ट्रपति के काफिले का मार्ग 18 नवंबर को अंतिम रूप से तय किया गया था, और उसके तुरंत बाद सार्वजनिक रूप से इसे पूरे अमेरिका में घोषित कर दिया गया। कैनेडी इस टेक्सास यात्रा को 1964 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पुनर्निर्वाचित अभियान और अनौपचारिक शुरुआत के रूप में भी देखा करते थे। 21 नवंबर 1963 की शाम को राष्ट्रपति का जो विमान था एयरफोर्स वन रात 11:07 पर टेक्सास के फोर्ट वर्थ में उतरता है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और प्रथम महिला जैकलिन कैनेडी रात के 11:35 पे फोर्ट वर्थ के डाउनटाउन क्षेत्र स्थित होटल टेक्सास पहुंचते हैं। अगली सुबह 22 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी और उनकी पत्नी ने डलास में आयोजित एक दोपहर के लंच में जाने के लिए 1961 मॉडल की लिंकन कॉन्टिनेंटल कन्वर्टेबल खुली लिमोजिन कार में उनका रैली स्टार्ट हो जाता है। ये जो कार था कॉन्टिनेंटल कन्वर्टेबल, बेसिकली इस कार में 4 तो 6 लोग सवार थे। कार को सीक्रेट सर्विस एजेंट बिल ग्रियर चला रहे थे। आगे वाली यात्री सीट पर स्पेशल एजेंट रॉक कर्ल मैन बैठे थे, और राष्ट्रपति के ठीक सामने टेक्सास के गवर्नर जनरल जॉन कैनेली और उनकी पत्नी नीली कैनेली बैठी हुई थी। राष्ट्रपति की कार के साथ डलास पुलिस के 4 मोटरसाइकिल अधिकारी सुरक्षा के लिए चल रहे थे। दूसरी खुली कार में उपराष्ट्रपति लियोन्डन बी जॉनसन, उनकी पत्नी लेडी बर्ड जॉनसन और सेनेटरी राफेल यार्ड रफ यात्रा कर रहे थे। डलास शहर में मोटरकेट यानी कि राष्ट्रपति के काफिले का लगभग 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर लंबा रास्ता इस तरीके से तैयार किया गया था कि कैनेडी अधिक से अधिक लोगों को दिखाई दे। यह जो रास्ता था डलास के उपनगरीय इलाका और डाउनटाउन डलास के मुख्य सड़क मेन स्ट्रीट से होकर गुजरता था, फिर ह्यूस्टन स्ट्रीट पर दाईं ओर मुड़ता था। इसके बाद काफिले को एक ब्लॉक आगे जाकर के एल्म स्ट्रीट पर बाईं ओर मुड़ना था और डेली प्लाजा से होकर के गुजरना था, और फिर स्टीमोनसन फ्रीवे से एक छोटे हिस्से से होते हुए डेली ट्रेडमार्ट पहुंचना था। यह पूरा का पूरा मार्ग जो था कई दिन पहले ही समाचार पत्रों के द्वारा पूरे अमेरिका में फैला दिया गया था। हालांकि कुछ लोगों को विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, क्योंकि 1 महीने पहले कैनेडी के संयुक्त राष्ट्र राजदूत एडली स्टीवेंसन के साथ डलास में दुर्व्यवहार किया गया था। फिर भी कैनेडी का स्वागत बड़ी संख्या में मौजूदा उत्साहित और मित्रवत लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया था। मतलब जॉन एफ कैनेडी रैली करने गए थे टेक्सास में, और वहां स्वागत उनका बहुत ही भव्य प्रदर्शन से किया गया था। करना ही था ना, क्योंकि उनको मारना था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की लिमोजिन दोपहर 12:30 पे सीएसटी डेली प्लाजा में प्रवेश कर जाता है। गवर्नर जॉन कैनेली की जो पत्नी है नीली कैनेली ने पीछे बैठी हुई कैनेडी की ओर मुड़ करके पूछती है, श्रीमान राष्ट्रपति, अब कोई आपको यह विश्वास तो नहीं दिला सकता कि डलास में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी सराहना भी करते हैं, है कि नहीं? तो कैनेडी उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंतिम शब्द थे। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो मर गए। ह्यूस्टन स्ट्रीट से लिमोजिन ने प्रोग्राम के अनुसार बाईं ओर एल्म स्ट्रीट पर मुड़ जाता है और टेक्सास स्कूल बुक डिपोजिटरी के सामने से गुजर रही होती है। जैसे ही कार एल्म स्ट्रीट पर आगे बढ़ती है, यहीं पर कई गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लगभग 80% लोग यह बताते हैं उन्हें 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वारेन कमीशन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुल 3 गोलियां चलाई गई थी। आयोग के अनुसार अधिकांश गवाहों को यह लगा कि दूसरी और तीसरी गोली बहुत कम अंतराल में चली थी। जॉन एफ कैनेडी ने भीड़ की ओर हाथ हिलाना शुरू करने से कुछ ही समय बाद कुछ लोगों ने उनकी पहली गोली की आवाज सुनी, लेकिन भीड़ और मोटरगेट में मौजूद अधिकांश लोगों ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि यह पटाखा फूटने या फिर इंजन के बैकफायर का आवाज हो सकता है। लगभग 1 ही सेकंड के भीतर गवर्नर जॉन कैनेली और उनकी पत्नी नीली कैनेली अचानक अपनी बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ मुड़ते हैं।
तो जो उपराष्ट्रपति थे कन्हौली, उन्होंने गोलियों की आवाज अच्छी तरीके से जानकारी थी। मतलब वो जो उपराष्ट्रपति थे उनको गोली की जो आवाज होती है अच्छी तरीके से जानकारी थी और वो ये नहीं कह सकते थे कि ये पटाखे की आवाज है। इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज राइफल से चली गोली की थी। उन्होंने अपना सिर और शरीर दाईं ओर घुमाया, लेकिन पीछे उन्हें कुछ भी अनहोनी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने वारन कमीशन के सामने यह गवाही दिया कि वे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को नहीं देख पाए, इसलिए वह फिर से आगे की ओर मुड़ने लगे। जब उनका सिर लगभग 20 डिग्री बाईं ओर मुड़ा था, तभी उनके ऊपरी दाएं पीठ में गोली लगती है। जिन्होंने यह बताया कि उन्हें गोली चलाने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। घायल होने के बाद उन्होंने चिल्ला करके कहा, हे भगवान, वो अब हम सबको मार डालेंगे। वारन कमीशन और HSCA हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशन के अनुसार उसी समय जॉन एफ कैनेडी अपनी दाईं ओर खड़ी भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे, तभी एक गोली उनकी ऊपरी पीठ में प्रवेश कर गई और गले के सामने स्वर यंत्र लैरिंक्स के नीचे से बाहर निकल गई। गोली लगते ही जॉन एफ कैनेडी ने अपनी कोहनी ऊपर की तरफ उठाई और अपने हाथों को चेहरे तथा गर्दन के सामने कस लिया। इसके बाद वो आगे और बाएं की ओर झुक गए। उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी, जो उनकी ओर देख रही थी, तुरंत उन्हें संभालने के लिए उनके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लेती है। चिकित्सकीय आकलनों के अनुसार यह गंभीर घाव था, लेकिन यदि बस एक गोली लगी होती जॉन एफ कैनेडी को तो उन्हें बचाया जा सकता था। और जॉन एफ कैनेडी को ली ओसवाल्ड हार्वी ने गोली मारी थी, ये कंफर्म है। ली ओसवाल्ड हार्वी का जो जन्म हुआ था 1939 में हुआ था और वह एक पूर्व अमेरिकी मरीन था, यानी कि यूएस मरीन था, जिसने जापान और फिलीपींस में भी सेवा की। 14 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स की रचनाएं पढ़ने के बाद उसने साम्यवादी विचारधारा अपना ली। एक बार वह अपने इलीगल पिस्टल से अपनी कोहनी में गोली मार लिया और एक अधिकारी से झगड़ा भी कर लिया, जिसके कारण ओसवाल्ड को 2 बार कोर्ट मार्शल किया गया था और उसको इस पद से हटा करके नीचे वाले पद दे दिया गया था। सितंबर 1959 में वह छुट्टी लेता है और यह बोल करके छुट्टी लेता है कि उसकी मां विकलांग है और वह अकेले नहीं रह सकती है। 19 वर्षीय ओसवाल्ड न्यू ऑरलियंस से एक मालवाहक जहाज से फ्रांस जाता है और वहां से फिनलैंड निकल जाता है, जहां उसे सोवियत संघ का वीजा जारी किया जाना था और उसे सोवियत संघ का वीजा भी मिल जाता है। ओसवाल्ड सोवियत संघ में जाकर के अपनी जिंदगी बिताने लगता है। जनवरी 1960 में उसे बेलारूस के मिनिक शहर में एक कारखाने में काम करने के लिए वह जाता है। तो एक साल के बाद 1961 में उसकी मुलाकात मरीना पुस्कोवा से होती है और दोनों आगे चलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बाद में उन्हें एक बच्चा भी होता है। 1962 में ओसवाल्ड को अमेरिकी दूतावास रेप्टेलिएशन लोन प्रोवाइड कराती है, तो वह फिर से अमेरिका आ जाता है। वह डलास फोर्ट वर्थ क्षेत्र में जाकर के बस जाता है, जहां उसकी मित्रता कई रूसी प्रवासियों से होती है, जिनमें विशेष रूप से जॉर्ज डी मॉरहेंसचाइल्ड शामिल था। मार्च 1963 में डलास स्थित अपने घर पर एडविन वाकर पर गोली चला देता है, बट गोली चूक जाती है और एडविन वाकर को नहीं लगता है। फिर जैसे तैसे करके ओसवाल्ड इस केस से भी बच के निकल जाता है बिकॉज ऑफ अपनी वाइफ। अप्रैल 1963 में ओसवाल्ड अपने जन्म स्थान न्यू ऑर्सलैंड्स लौट जाता है और क्यूबा समर्थक संगठन फेयर प्ले ऑफ क्यूबा कमेटी की एक सदस्य शाखा बनाता है, जिसका वह अकेला सदस्य रहता है। फिदेल कास्ट्रो समाचार पत्र सामग्री बांटते समय उसकी कुछ कास्ट्रो विरोधी क्यूबा में रह रहे लोगों से झगड़ा भी हो जाता है। सितंबर 1963 के अंत में ओसवाल्ड मैक्सिको सिटी चला जाता है। वारेन आयोग के अनुसार वहां उसने सोवियत और क्यूबा के दूतावासों का दौरा करता है। 3 अक्टूबर 1963 को वह डलास वापस लौट जाता है और टेक्सास स्कूल बुक डिपोजिटरी में नौकरी करने लगता है, 6ठी मंजिल पे। टेक्सास स्कूल बुक डिपोजिटरी जो कि डेली प्लाजा के पास स्थित रहता है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी मरीना से अलग रहने लगता है, एक किराए के मकान में, अपने काम काज को लेकर के। जिस दिन वह जॉन एफ कैनेडी पर फायरिंग करने वाला होता है, उस दिन सुबह एक लंबा सा पैकेट अपने साथ डिपोजिटरी भवन में लेकर के जाता है और वहाँ के सहकर्मी को यह बताता है कि इसमें कर्टन रॉड है, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि उसमें ही राइफल रखा हुआ था। राष्ट्रपति को 2 गोली लगी थी, लेकिन वारेन आयोग ने सिंगल बुलेट सिद्धांत दिया, जो अभी तक चर्चा में है। मतलब वारेन आयोग का कहना था कि एक ही बुलेट थी जो उनके पूरे शरीर में घुमा। वारेन आयोग के सिंगल बुलेट सिद्धांत थ्योरी के अनुसार, जिसे कोई षड्यंत्र सिद्धांतों के नाम पर बाद में उसे मैजिक बुलेट थ्योरी कहा गया। गवर्नर कॉनली को चोट पहुंचाने वाली गोली वही थी जो पहले जॉन एफ कैनेडी के गर्दन से निकल चुकी थी। उस गोली ने जॉन एफ कैनेडी के कंधे में प्रवेश किया, उनकी दाईं पसली को गंभीर क्षति पहुंचाई और छाती से बाहर निकल गई, जिससे उसका फेफड़ा भी घायल हो गया। इसके बाद वही गोली उसके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर प्रवेश कर गई और हाथ की एक हड्डी को तोड़ते हुए बाहर निकल गई और अंततः वह गोली उनके बाईं जांघ में जाकर के घुसी। यह तो डांसिंग बुलेट हो गया भैया जी। यह सिंगल बुलेट थ्योरी आज भी कैनेडी हत्या मामले के सबसे विवादित पहलुओं में से एक मानी जाती है। जब राष्ट्रपति की लिमोजीन ग्रोची नॉल के पास से होकर के गुजर रही थी, तब जॉन एफ कैनेडी को सिर में दूसरी गोली लगी।
जो घातक साबित हुआ। वारन कमीशन ने यह निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला कि यह दूसरी गोली थी या तीसरी गोली थी। आयोग और हाउस सिलेक्शन कमीशन असैसिनेशन HSCA दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैनेडी को लगी अंतिम गोली उनके सिर के पीछे के हिस्से पे घुसी हुई थी। इसके बाद गोली सिर से गुजरते हुए कई टुकड़ों में बिखर गई और सिर यानी कि माथा के दाहिने पिछले हिस्सों में एक बड़ा सा घाव बना दिया। इस चोट के कारण रक्त और टिश्यू के टुकड़े आसपास में फैल गए और वो मर गए। यहाँ तक कि पीछे चल रही सीक्रेट सर्विस की कार और मोटरसाइकिल अधिकारियों तक भी पहुंच गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट क्लाइंट हिल कैनेडी की लिमोजीन के ठीक पीछे चल रही कार के रनिंग बोर्ड पर सवार थे। उन्होंने वारन आयोग को यह बताया कि उन्होंने एक गोली की आवाज सुनी, तुरंत सड़क पर कूदे और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए लिमोजीन की ओर दौड़ गए। जॉन हिल के अनुसार जब वे लिमोजीन तक पहुंचने ही वाले थे तभी उन्होंने एक घातक गोली चलने की आवाज सुनी जो जॉन एफ कैनेडी के सिर में लगी थी। उनके अनुमान के अनुसार यह पहली गोली सुनने के लगभग 5 सेकंड के बाद हुआ था। गोली लगने के बाद प्रथम महिला जैकलिन कैनेडी लिमोजीन के पीछे वाले हिस्से ट्रंक की ओर चढ़ने लगी। बाद में उन्हें स्वयं याद नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। एजेंट हिल का मानना था कि शायद वह किसी वस्तु या अवशेष को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हिल तुरंत लिमोजीन के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गए और कार से चिपक गए, जबकि वाहन तेजी से पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगा। जैकलिन कैनेडी वापस अपनी सीट पर बैठी तब गवर्नर जॉन कैनेडी और उनकी पत्नी नीली कैनेडी ने उन्हें बार-बार यह कहते हुए सुना कि उनके पति को उन्होंने मार दिया, उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। इस दौरान वे अत्यंत सदमे और घबराहट की स्थिति में थी। इस घटना में एक दर्शक यानी कि जेम्स टगाओ भी मामूली रूप से घायल हो जाता है। वह ट्रिपल अंडरपास के पास खड़ा था जब उसके गाल पर हल्की सी चोट लगी थी। माना जाता है कि यह चोट या तो उसके गोली के टुकड़े से हुई थी या फिर सड़क के किनारे कब्र से उछले कंक्रीट के कणों से हुई थी। लगभग 9 महीना बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने उस कब्र को हटाया, उसकी जांच की। वैज्ञानिक विश्लेषण में धातु के ऐसे अवशेष मिले जो ओसवाल्ड के कारतूसों में प्रयुक्त शीशे यानी कि लेड से मेल खाते थे। जेम्स टैग ने वारन आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि उसे 3 गोली की आवाज सुनाई दी थी। शुरू में उसने बताया कि उसकी चोट दूसरी या तीसरी गोली के कारण हुई थी। बाद में अधिक स्पष्ट से पूछताछ करने के बाद उसने यह कहा कि हाँ ठीक है, 2 ही गोली चली थी और उसको चोट दूसरी गोली पे लगी थी। मतलब FBI भी यह चाहता था कि कोई भी इंसान यह न बोले कि उस दिन 3 गोली चली थी। वारन कमीशन के सामने गवाही देने वाले 178 गवाहों में 78 लोग यह निश्चित नहीं कर सके कि गोलियां किस दिशा से चली थी। 49 लोगों का मानना था कि गोलियां टेक्सास से स्कोर बुक डिपोजिटरी की दिशा से आई थी, जबकि 21 लोगों ने यह कहा कि आवाज ग्रोसी मिल की ओर से आई थी। जेम्स आर वारन जूनियर ने भी बताया कि उसने डिपोजिटरी की 6ठी मंजिल की खिड़की से एक राइफल की नली गन बैरल बाहर निकलते हुए देखी। इसी बीच डिपोजिटरी की 5वीं मंजिल पर मौजूद कर्मचारी बॉनी रे विलियम ने यह कहा था कि राइफल की आवाज इतनी तेज और इतनी पास से आई थी कि छत का कुछ प्लास्टर टूटकर उसके सिर पे गिर गया। इन गवाहों के बाद जांच में इस संभावना को मजबूत किया कि गोलियां डिपोजिटरी भवन के ऊपरी मंजिल पर से ही चलाई गई। डिपोजिटरी भवन की 6ठी मंजिल की तलाश के दौरान 2 डिप्टी अधिकारियों को एक कारकानो M9131 इतावली बोल्ट एक्शन राइफल मिली थी। यह जो राइफल है वो ली हार्वी ओसवाल्ड की इस्तेमाल की हुई राइफल है, जिसे वो अपने पोस्ट पर मंगवाया था। FBI को राइफल की नली पर ओसवाल्ड के फिंगरप्रिंट भी मिले, ओसवाल्ड के शर्ट के रेशे भी मिले। गवर्नर जॉन कैनेडी के अस्पताल के स्ट्रेचर पर मिली एक गोली तथा राष्ट्रपति की लिमोजीन में मिले 2 धातु के टुकड़े का बैलिस्टिक परीक्षण किया गया। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये सब उसी कारखानो राइफल से दागे गए थे। हत्या के बाद ओसवाल्ड जो है डिपोजिटरी भवन से निकल गया और बस से अपनी किराए के घर पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ नहीं रह रही थी, वो अकेला रहता था। वहां उसने एक जैकेट पहना और एक रिवॉल्वर अपने पास रख लिया और लगभग दोपहर 1:12 पे पुलिस अधिकारी जेडी टिपिट ने डलास के ऑफ क्लिफ इलाके में ओसवाल्ड को पैदल चलते हुए देखता है। तब उसे अपने पुलिस कार के पास बुलाते हैं और टिपिट गाड़ी से बाहर निकल करके ओसवाल्ड से कुछ बात करता है। उसी समय ओसवाल्ड ने उन पर गोली चला देता है। टिपिट को कई गोलियां लग जाती है और वो सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद ओसवाल्ड घटनास्थल से दूर चला गया और जब आसपास के लोग बाहर निकलते तो वो दौड़कर वहां से भाग गया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने ओसवाल्ड की तलाश तेज कर दी और वही वो दिन था जिस दिन उसका जीवन के अंतिम स्वतंत्र दिन साबित हुआ, क्योंकि उसी शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जब डलास पुलिस टेक्सास स्कूल बुक डिपोजिटरी के कर्मचारी की गिनती कर रहे थे, यानी कि रोल कॉल कर रही थी, तब ओसवाल्ड के सुपरवाइजर रॉ ट्रूली को यह पता चला कि ली हार्वी ओसवाल्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। ओसवाल्ड की गलत पहचान से संबंधित सूचना मिलने के बाद डलास पुलिस ने ऑफ क्लिफ के एक पुस्तकालय लाइब्रेरी पर छापा मारा, लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि यह सूचना गलत थी। दोपहर 1:30 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो दौड़ने के कारण थका हुआ लग रहा था और बिना टिकट खरीदे टेक्सास थिएटर में घुस गया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं ओसवाल्ड ही था, जिसने जॉन एफ कैनेडी पे गोली चलाई। उस समय थिएटर में वार इज हेल फिल्म चल रही थी।
पुलिस अधिकारी थिएटर पहुंचते हैं और थोड़ा संघर्ष करने के बाद ओसवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान ओसवाल के पास एक भरा हुआ पिस्तौल था, वो निकाल लेता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेते हैं, अच्छे तरीके से काबू में कर लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद ओसवाल बोलता है कि मैं कुछ नहीं किया हूं, मैंने किसी को गोली नहीं मारी है, मुझे बस फंसाया जा रहा है, मुझे मत पकड़ो। और वो ये भी बोलता है कि मैं बलि का बकरा हूं राष्ट्रपति के मर्डर में। उसने कहा कि उसे केवल इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वह इससे पहले सोवियत संघ में रह चुका था। ओसवाल्ड बोलता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि मैं सिर्फ एक पेस्टी हूं, यानी ओसवाल्ड का यह दावा था कि असली अपराधी कोई और है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। यह बयान बाद में कैनेडी हत्या मामले के सबसे चर्चित और विवादास्पद दावों में से एक था। अब आते हैं कि जॉन एफ कैनेडी का आगे का कार्यक्रम कैसे हुआ मरने के बाद। दोपहर 12:38 पर जॉन एफ कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल के अस्पताल में आपातकालीन कक्ष यानी कि इमरजेंसी रूम में पहुंचाया जाता है। हालांकि गोली लगने के बाद भी कैनेडी के जीवन में कुछ संकेत मौजूद थे, लेकिन उनके निजी चिकित्सक जॉर्ज ब्रुकलिन ने तुरंत समझ लिया कि उनके बचने की कोई वास्तविक संभावना नहीं। अस्पताल के सर्जनों ने उन्हें बचाने के लिए हृदय की मालिश की, लेकिन अंततः सारा प्रयास बेकार हुआ। अंततः दोपहर 1 बजे यानी गोलीबारी के लगभग 30 मिनट के बाद कैनेडी को मृत घोषित कर दिया गया। इस दुखद समाचार को वाल्टर कॉन्क्रीट ने सीबीएस टेलीविजन पर लाइव प्रसारण के दौरान पूरे देश को सुनाया। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस को आशंका थी कि यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, इसलिए एजेंटों ने उपराष्ट्रपति लियोन बी जॉनसन से तुरंत डलास छोड़कर व्हाइट हाउस आने का आग्रह किया, लेकिन जॉनसन ने कैनेडी की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि के बिना जाने से इनकार कर दिया। लगभग 1:30 पर जॉनसन एयरफोर्स 1 पर लौट जाते हैं। कुछ ही समय बाद उनके जो सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार एमसी ग्रॉगरी बंडी और वाल्टर जेनकिंस ने उन्हें फोन कर तुरंत वाशिंगटन डीसी लौटने की सलाह दी। जॉनसन ने यह जवाब दिया कि वे तब तक डलास नहीं छोड़ेंगे जब तक जैकलिन कैनेडी, जो कि जॉन एफ कैनेडी की वाइफ थी, वो भी ना आ जाएंगी, और जैकलिन तब तक नहीं जाएंगी जब तक कि कैनेडी का शव उनके साथ ना हो। जॉनसन नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें एक शोकाग्रस्त विधवा को छोड़कर चले जाने वाले व्यक्ति के रूप में याद करे। उस समय अमेरिकी कानून के अनुसार राष्ट्रपति की हत्या कोई संघीय यानी कि फेडरल अपराध नहीं मानी जाती, इसलिए डलास काउंटी के मेडिकल परीक्षण आल्क रोथ ने जोर दिया कि टेक्सास कानून के तहत लाश का पोस्टमार्टम डलास में ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर कैनेडी के सहयोगी और डलास अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जो लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। अंततः टेक्सास अधिकारियों ने अनुमति दे दी और कैनेडी के शव को एयरफोर्स 1 तक ले जाया गया। कैनेडी के ताबूत की मौजूदगी में और जैकलिन कैनेडी को अपने पास खड़ा रख करके लियोन बी जॉनसन ने एयरफोर्स 1 के अंदर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। यह शपथ संघीय न्यायाधीश सारा तिलग्रामैन ह्यूजेस ने दिलाई थी। इसके तुरंत बाद विमान वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हुआ, जिसमें जॉन एफ कैनेडी ताबूत में थे, यानी कि उनका ताबूत भी उसमें रखा गया था और वो मर चुके थे। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जो पोस्टमार्टम था 22 नवंबर 1963 की रात नेवल हॉस्पिटल में किया गया। जैकलिन कैनेडी ने इस अस्पताल को इसलिए चुना था क्योंकि जॉन एफ कैनेडी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक में अधिकारी रह चुके थे। पोस्टमार्टम 3 चिकित्सकों द्वारा किया गया, जेम्स ह्यूम्स, जे थॉर्नबॉल बॉसवेल एंड बैलिस्टिक घाव विशेषज्ञ पेरी फिंकी, और इसके हेड जेम्स ह्यूम्स कर रहे थे। जॉन एफ कैनेडी के परिवार और व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों के दबाव में पोस्टमार्टम को जल्दी समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण यह पोस्टमार्टम अधूरी रही और जल्दीबाजी में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। 23 नवंबर को कैनेडी के निजी चिकित्सक जॉर्ज ब्रुकलिन ने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और डेथ का कारण सर में लगी गोली बताते हैं। 3 साल बाद एक और विवाद सामने आता है कि कैनेडी का जो माथा था, जिसे आगे की जांच के लिए निकालकर सुरक्षित रखा गया था, वह गायब हो गया था। पता तब चला जब नेशनल आर्चीव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन को उनका सारा सामान वापस दिया गया। इस घटना ने अनेक षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों का यह दावा था कि मस्तिष्क की जांच से गोली की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती। हाउस सिलेक्टेड कमेटी ऑन असैसिनेशन HSCA, उन्होंने यह वाला इल्जाम राष्ट्रपति के भाई पर लगा दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के जो भाई है रॉबर्ट एफ कैनेडी, उन्हीं के कहने पर एक सहायक ने मस्तिष्क और अन्य सामग्री वाला बक्सा यहाँ से हटा दिया। समिति के अनुसार यह सामग्री या तो नष्ट कर दी गई थी या ऐसी जगह पर रख दी गई थी जहां से वह मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। संभावित कारणों में सामग्री के दुरुपयोग को रोकना या राष्ट्रपति की पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं और दबाव से संबंधित जानकारी को निजी रखना शामिल था। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम से जुड़ी कुछ एक्सरे, तस्वीर और फोटोग्राफी भी बाद में गायब कर दिया गया। अधिकांश इतिहासकार कैनेडी पोस्टमार्टम को पूरी तरह सरकारी जांच का सबसे घटिया हिस्सा मानते हैं। HSCA के फोरेंसिक पैथोलॉजी पैनल ने यह पाया कि पोस्टमार्टम में कई गंभीर कमियां थी। फोरेंसिक फोटोग्राफी ढंग से नहीं लिया गया था। माथे में गोली लगने का स्थान और वहां से गोली निकलने का स्थान सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। पीठ और गर्दन का सही से विश्लेषण नहीं किया गया था। उनके जांच करने वाले पैनल का कहना था कि जिसने भी यह पोस्टमार्टम किया है उसके पास फोरेंसिक अनुभव नहीं था। पैनल के सदस्य और न्यूयॉर्क सिटी के कुछ मेडिकल परीक्षक मिल्टन हेल्पर ने
इस निर्णय को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ह्यूम्स को पोस्टमार्टम करने का नेतृत्व देना ही एक गधा वाला काम था। एक 7 साल के बच्चे को वायलिन देना था और उसे ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने के लिए बोलना था। पोस्टमार्टम के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पार्थिव शरीर को 24 घंटे तक व्हाइट हाउस ईस्ट रूम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। राष्ट्रपति लियोन्डन बी जॉनसन 25 नवंबर को राष्ट्रपति शोक दिवस घोषित करते हैं। इसके बाद कैनेडी के ताबूत को घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाली सैन्य गाड़ी पर रख करके अमेरिका कैपिटल भवन ले जाया गया। लेइंग इन स्टेट के लिए रखा गया ताकि जनता उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे पाए। कैनेडी की हत्या की खबर का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था, सोवियत संघ में भी इस समाचार ने गहरा सदमा पैदा किया। जे एडगर हूवर के एक ज्ञापन के अनुसार वहां इस घटना को अत्यंत दुखद और आश्चर्यजनक के साथ लिया गया और कैनेडी की स्मृति में चर्च की घंटियां भी बजाई गई। कैनेडी का अंतिम संस्कार 25 नवंबर 1963 को किया गया था। रविवार 24 नवंबर 1963 को सुबह 11:21 पे जब ली हार्वी ओसवाल्ड को डलास पुलिस मुख्यालय के तहखाने से शहर की जेल से काउंटी जेल ले जाने के लिए एक कार तक ले जाया जा रहा था, तभी डलास के नाइट क्लब का एक मालिक था जैक रूबी, उन्होंने उसे गोली मार दिया। यह घटना टेलीविजन पर लाइव प्रसारित हो रही थी, इसीलिए लाखों लोगों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। रॉबर्ट एच जैक्सन ने गोली चलाए जाने के उसी समय की प्रसिद्ध तस्वीर खींची और इस तस्वीर के लिए जैक रूबी शूट ली हार्वी ओसवाल्ड के लिए उन्हें 1964 का पुलिट्जर प्राइज ऑफ फोटोग्राफी पुरस्कार मिला था। गोली लगने के बाद ओसवाल्ड कभी होश में आता था और कभी बेहोश हो जाता था। उसे एम्बुलेंस द्वारा पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया। विडंबना यह थी कि उनका भी इलाज वही सर्जन कर रहे थे जिन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जान बचाने की कोशिश की थी। गोली ओसवाल्ड की बाईं छाती के निचले हिस्से में लगी थी। गोली शरीर के अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। इससे हृदय से जुड़ी नस जैसी धमनियां, जिसको आप कह सकते हैं गुर्दा, किडनी, यकृत, लीवर सब खराब हो चुका था और वो मर गया। दोपहर 1:07 पर ओसवाल्ड को मृत घोषित कर दिया गया। गोली चलने के तुरंत बाद जैक रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे वारन कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह कहा गया कि कैनेडी की हत्या से बहुत ही ज्यादा वो दुखी था। मतलब कैनेडी को जिसने मारा उसको जैक रूबी ने मार दिया और जैक रूबी इसलिए परेशान था क्योंकि जैकलिन कैनेडी जो उनकी वाइफ है जॉन एफ कैनेडी की, वो अदालत में आकर के मुकदमा लड़ती, वो उसको पसंद नहीं था। यानी कि उसका मानना था कि ओसवाल्ड को मार देने से जैकलिन कैनेडी को अदालत में आकर मुकदमे नहीं झेलनी पड़ेगी। यह सब एक चाल था मारने का या फिर सबूत को खत्म करने का। जैक रूबी ने यह भी दावा किया कि उसने यह काम अचानक किया था और पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी। शुरुआत में रूबी स्वयं अपना मुकदमा लड़ना चाहता था, लेकिन उसके वकील मेलविन बेली ने उसे ऐसा करने से मना किया। वकील का तर्क था कि रूबी मानसिक और तांत्रिक संबंधी समस्याओं से पीड़ित था और इसलिए अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। रूबी को हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में अपील में यह फैसला रद्द कर दिया और नए मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि 1967 में पुनः मुकदमा शुरू होने से पहले जैक रूबी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैक रूबी को कैंसर था। और ये जो हमला है और ये जो केस है जॉन एफ कैनेडी का, यहीं पे समझो 90% खत्म हो जाता है कि जॉन एफ कैनेडी, ओसवाल्ड और जैक रूबी तीनों अंततः उसी अस्पताल पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया था। इसी कारण बाद के दशकों में कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने यह प्रश्न उठाया कि क्या एफबीआई ने शुरुआत से ही अकेले हत्यारा लोन असैसिन सिद्धांत को साबित करने पर अधिक ध्यान दिया था या कुछ वैकल्पिक संभावनाओं को पर्याप्त जांच नहीं की। पेंडिंग अभी भी यह जॉन एफ कैनेडी का जो केस है वो पेंडिंग है और पता नहीं चल रहा है कि खत्म हो गया। जॉन एफ कैनेडी की फाइनली हत्या किसने किया था और क्यों किया था, यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है उसमें एक आदमी था जिसको जॉन एफ कैनेडी हटा दिए थे, लेकिन जब जॉन एफ कैनेडी मर गए तो जॉन एफ कैनेडी का जो जांच कर रहा था वो वही इंसान था। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तुम लोग जाकर के पढ़ लेना। मतलब तुम समझो कि जॉन एफ कैनेडी को मारा गया और जॉन एफ कैनेडी को जिसने मारा उसको भी मार दिया गया। केस को तीनों मर गए, जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा वो भी मर गया और जो गोली चला के जॉन एफ कैनेडी को मारा था उसको भी मार दिया जैक रूबी ने। मतलब तीनों मर गए उसी हॉस्पिटल में जाकर के। ये कितना खतरनाक साजिश था, सोचो। ये सारा का सारा खेल था क्योंकि जॉन एफ कैनेडी डोनाल्ड ट्रंप के तरीके युद्ध नहीं करना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब।